जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाया. जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया. मज काय शक्य आहे अशक्य काय. माझे मला कळाया दे बुद्धी देवराया. माझे मला कळाया दे बुद्धी देवराया. माझे मला कळाया दे बुद्धी देवराया. नमस्कार. निरामय डी ॲडिक्शन सेंटरच्या या इन्फॉर्मेटिव्ह पॉडकास्ट सिरीजमध्ये मी मुक्ता ढवळे तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आपण सध्या थेरपीजबद्दल जाणून घेत आहोत. आज आपण जाणून घेणार आहोत आर्ट्स बेस्ड थेरपीबद्दल. ह्याविषयी आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत वर्तिका गुप्ता मॅडम. वेलकम मॅडम. मॅडमचा ह्या फील्डमधला प्रवास हा साधारण 14 वर्षांचा आहे आणि निरामयबरोबर त्या अगदी सुरुवातीपासून असोसिएटेड आहेत. मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आर्ट्स बेस्ड थेरेपी है क्या? आर्ट्स बेस्ड थेरेपी एक ऐसा थेरेप्यूटिक अप्रोच है जिसमें अलग अलग क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे म्यूज़िक, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, विजुअल आर्ट्स. और ये सभी आर्ट फॉर्म्स जो है उनके अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल उसमें होता है. तो अगर मैं विजुअल आर्ट्स की बात करूँ तो उसमें ड्राइंग, पेंटिंग, कोलाज या फॉर एग्जांपल अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें. जैसे कि अगर हमें पेंटिंग का कोई सेशन है तो उसमें ऑयल पेस्टल्स का इस्तेमाल हो सकता है या चॉक का इस्तेमाल हो सकता है. एक पर्टिकुलर सेशन में एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है या इंक का इस्तेमाल हो सकता है. और उसी के साथ साथ टेक्निक्स भी अलग अलग यूज़ होती हैं. ये ऐसा नहीं है कि आज हमने एक विषय सोचा, वो विषय बताया और उस पर हमारे क्लाइंट ग्रुप ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया. पर एक प्रोसेस, एक मेथड के माध्यम से पूरा एक सेशन डिज़ाइन किया जाता है. वैसे ही मैं अगर स्टोरी टेलिंग की बात करूँ तो उसमें मूवमेंट भी आ जाता है, उसमें डांस भी आ जाता है. उसमें भी अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं. स्टोरी टेलिंग सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि लोग सामने बैठे हैं और एक व्यक्ति आपको कहानियाँ सुना रहा है. उनको बहुत से मौके मिलते हैं जिसमें वो लोग कहानियाँ तैयार करते हैं, खुद की कहानियाँ भी एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग तरीके समझते हैं कि जिनके माध्यम से कोई एक क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बन के कहानी की शुरुआत कर सकता है. वैसे ही मैं अगर म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक में हम लोग सिर्फ गाना सुनना या गाना गाना तक सीमित नहीं रहता है. गाना गाने के पीछे भी बहुत से स्टाइल्स हो सकते हैं. मैं ट्रेडिशनल स्टाइल्स के पीछे नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है. और एबीटी सेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसी को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आर्ट फॉर्म में महारत हासिल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थेरेप्यूटिक प्रोसेस है. तो हमें जो आता है, जितना आता है उतना काफ़ी है. हमारे सामने जो भी चीज़ रखी जाएगी, यानी जो भी आर्ट फॉर्म रखा जाएगा, उसके माध्यम से हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके माध्यम से हम जानेंगे और समझेंगे. तो वैसे म्यूज़िक की मैं बात कर रही थी. इसमें हम लोग गाने के साथ साथ गाने क्रिएट करना और हम लोग रिदम भी एक्सप्लोर करते हैं. रिदम के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं. तो ड्रम सर्कल एक प्रकार होता है जो म्यूज़िक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब ये आर्ट्स बेस्ड थेरेपी में म्यूज़िक का सेशन होता है. तो ऐसे कुछ अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है. और ये सभी कुछ जो है वो जो भी क्लाइंट ग्रुप होता है, चाहे हम इंडिविजुअल के साथ एबीटी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर हम ग्रुप के साथ एबीटी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये क्लाइंट की या क्लाइंट ग्रुप की नीड और रिक्वायरमेंट को समझने के बाद सेशन डिज़ाइन किया जाता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप सेशन है लेकिन उसमें हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली काम कर रहा है. ग्रुप सेशन है तो उसमें छोटे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं. ग्रुप सेशन है तो उसमें 2 लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, या फिर ग्रुप सेशन है तो उसमें बड़े ग्रुप्स में काम कर रहे हैं. तो उस दिन की, उस सेशन की
और हमारी क्लाइंट ग्रुप की क्या नीड और रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख करके वो सेशन डिज़ाइन किया जाता है। ओके। एक और ख़ास बात है एबीटी के बारे में कि इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और ख़ासतौर पे रंगों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा काला रंग का इस्तेमाल कर लिया है तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप बहुत दुख में हैं, डिप्रेस्ड हैं या कुछ मॉर्बिड टेंडेंसी के हैं, ऐसा आपको जज नहीं किया जाएगा। वो भी एक रंग है, आपको पसंद है, आप उसके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप पेड़ रंगने वाले हैं तो पेड़ आप भूरा और हरा करने की बजाय अगर लाल और गुलाबी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। उस क्षण आपका जो भी इमोशन है, जो भी विचार है, उसके माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आर्ट फॉर्म के माध्यम से आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। आपका विचार है, आपकी भावना है, आपका इमोशन है, तो आपको पूरा फ्रीडम है कि आप पूरी तरह से उसे एक्सप्रेस करें। ओके। तो ये कुछ ओके। एबीटी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हमने सुना है कि ये लोगों को इमेज कॉन्शियस रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई जज ही नहीं करना है, इट इज़ अबाउट जस्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। तो ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगा ऐसे लगता है। लेकिन क्या आप बता सकती है कि ये हर एक फॉर्म का एग्जैक्टली क्या हेल्प हो सकता है उन लोगों के लिए? मतलब कैसे सेशंस होते हैं या आप क्या कंडक्ट करते हैं? कुछ टेक्निक्स है टिपिकली डिज़ाइंड, कुछ रूल्स है, ऐसे कुछ जाता है या कैसे रहता अगर है? हम स्टोरी टेलिंग की बात करें तो स्टोरी टेलिंग में हम कई बार मूवमेंट, ड्रामा या म्यूज़िक भी ऐड करते हैं। स्टोरी टेलिंग सिर्फ वन साइडेड नहीं होती है कि एक व्यक्ति ही कहानी सुना रहा है हमेशा। स्टोरी टेलिंग के सेशन को भी बहुत अलग अलग तरीके से प्लान किया जा सकता है, जिसमें आप ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, आपको कुछ प्रॉप्स दिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके कहानी तैयार हो रही होती है, या कुछ आपको लाइन ऑफ थॉट दिया जाता है या कोई एक थीम दी जाती है। सो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग स्टोरी टेलिंग एज अ टूल इन आर्ट्स बेस्ड थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे म्यूज़िक है तो म्यूज़िक भी हम लोग सिर्फ गाना गाने तक ही सीमित नहीं है, पर रिदम्स भी क्रिएट करना। अब ये सभी चीज़ें कर सकने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा क्लाइंट ग्रुप है वो उस आर्ट फॉर्म में महारत हासिल किया हुआ हो या ऑलरेडी ट्रेंड हो, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक प्रोसेस है। इसमें अगर आपने ये आर्ट फॉर्म कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो भी चलेगा, क्योंकि ज़रूरी क्या है, इसको एक्सप्लोर करते वक्त आपको अनुभव क्या मिल रहा है। म्यूज़िक की बात करें अगर, तो म्यूज़िक के भी अलग अलग स्टाइल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल हम करते हैं सेशन में। ये ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। लेकिन ये जो है ये ऐसा है कि हर एक व्यक्ति जिसको हम नौसिखिया भी बोलेंगे वो भी आकर के बैठ सकता है सेशन में और एक्सपीरियंस कर सकता है। तो गाने साथ में, गाने से ले करके रिदम्स एक्सप्लोर करना या रिदम साथ में मिलके क्रिएट करना, तो वो हमारा जो एबीटी में म्यूज़िक का सेक्शन है उसमें ड्रम सर्कल में एक्सप्लोर किया जाता है। तो और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। कई बार ग्रुप में गाने तैयार करते हैं और गाते हैं। कई बार जो गाने ऑलरेडी हमें आते हैं, हम सुनते आए हैं, जो हमें पसंद है या जो हम उस दिन के मूड के साथ रिलेट कर सकते हैं, उनको गाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ये एक तरीके से आगे बढ़ती हैं। स्पेस थेरेपी के सेशंस के लिए एक ज़रूरी बात ये रहती है कि इसके लिए किसी को भी किसी भी आर्ट फॉर्म में ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये थेरेप्यूटिक सेशंस होते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका वहाँ पे उपस्थित होना वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरी तरीके से दिल से अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अनुभव साथ में लेकर के जाएंगे, एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे साथ में। और इन सेशंस में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। तो जो भी आप करते हैं वो आपका विचार है या आपका इमोशन है, आपका एक्सप्रेशन है, उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। तो इस तरीके के इनहिबिशंस कई बार लोगों में आ जाते हैं कि मैं कौन से रंग का इस्तेमाल करूं, या जो सामने बैठा होता है व्यक्ति, कई बार उसके मन में सवाल आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा काले रंग का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके प्रति किसी भी तरीके के जजमेंट्स या कोई भी बायसेस नहीं रखते हैं हम जब भी हम सेशन फैसिलिटेट करते हैं
क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरा फ्रीडम मिले जब आप कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हों, और ख़ास तौर पे आप जब कला के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको पूरा वो फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल, जिससे कि आप खुल के व्यक्त कर सकें अपने विचारों को। तो सही या गलत कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको पेड़ रंगना है और आपने वो हरा और भूरा रंगने की बजाय लाल और गुलाबी रंग दिया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, या पीला और नीला रंग दिया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उस दिन आपका मन है, आपको अच्छा लग रहा है, या आपका मन है कि चलो आज इसको ऐसा रंगता हूँ। ऐसा पेड़ तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। जो है आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपका एक्सप्रेशन है। अगर उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आपको पूरा फ्रीडम है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो भी ठीक है, पर एज लॉन्ग एज आपको मन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि आपने ये सब इस्तेमाल किया है तो उसके पीछे कोई विचार है, तो अच्छी बात है। पर कई बार हम लोग अगर किसी को उससे संबंधित मान लो कुछ डाउट आता है कि कर दिया मैंने, मेरे पास लेकिन कुछ जवाब नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हाँ, इन सब विचारधाराओं के पीछे कारण ये है कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है जो कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शंस लेकर के आ जाएंगे वहाँ पे वो प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर वहाँ पे शायद वो व्यक्ति खुल के जो करना चाहता है वो नहीं कर रहा है, फिर वो करने की कोशिश कर रहा है जो शायद आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनका एबीटी सेशन में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब मुझे व्यक्त होने के लिए मुझे आर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको इस थेरेपी में मिलती है। तो एबीटी की खास बात क्या है कि जैसे आर्ट थेरेपी होता है, म्यूज़िक थेरेपी होता है, ड्रामा थेरेपी होता है, या प्ले थेरेपी है, तो एबीटी में खास बात यह है कि इसमें ये सभी आर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ विजुअल आर्ट्स तक सीमित नहीं है या सिर्फ म्यूज़िक तक सीमित नहीं है। इसमें ड्रामा भी है, इसमें कहानियाँ भी सुनते सुनाते हैं, इसमें हम आर्ट वर्क साथ में ग्रुप में भी क्रिएट करते हैं और अकेले भी क्रिएट करते हैं। ओके, तो इंडिविजुअली भी सेशंस कंडक्ट हो सकते हैं। हाँ, एक तो ये इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, या दो लोगों को साथ में एक सेशन में शामिल किया जा सकता है, ऑफ कोर्स उनके कंसेंट्स ले करके। और मेजरली आप ग्रुप में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ग्रुप में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। उस एनर्जी से हर एक व्यक्ति जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको इनकरेजमेंट मिलता है, वो मोटिवेट होता है और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकने के लिए या एक्सप्रेस हो सकने के लिए। तो वो एक भाग है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट। और ऐसा भी होता है कि जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो भी हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं। कई बार आप पेयर्स में काम कर रहे होते हैं, कई बार 3 लोग साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और कई बार बड़े ग्रुप में भी काम कर रहे होते हैं। तो ये जो तरीका है या ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कई बार अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो अभी आपने जैसे बोला कि ये कुछ भी हो, मतलब एक बंदे के लिए भी हो सकता है, 2 लोगों के लिए हो सकता है, ग्रुप के लिए हो सकता है। तो कोई रूल है, कोई प्रोसीजर है उसकी, या मतलब ये कैसे रहता है? या आपने इतने सारे आर्ट फॉर्म्स बताए, तो हर आर्ट फॉर्म क्या लेके आ सकता है उन लोगों के लिए, कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? रूल सिर्फ एक ही होता है। रूल ये है कि आप उसमें खुल के पार्टिसिपेट करें, बस उतना ही है। यही आपसे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जितना आसानी से मैंने बोल दिया है उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट ग्रुप है वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स लेकर के आया होता है। तो खुल के पार्टिसिपेट करना जितने आसानी से मैंने बोला शायद उनके लिए संभव नहीं होता है। तो वो स्पेस हमें क्रिएट करनी पड़ती है।
उनके लिए। और धीमे धीमे करके जैसा उनका और हमारा विश्वास एक दूसरे पे बनता है तो उनके लिए और आसान हो जाता है खुल के पार्टिसिपेट करना। तो कई बार इस प्रोसेस में हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि वो ये ना सोचें कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये मैंने कभी किया ही नहीं है। लास्ट टाइम जब ये किया था तब मैं चौथी क्लास में था, तो रंगों को तो मैंने हाथ नहीं लगाया है, अभी 25 साल हो गए हैं। तो ऐसे बहुत से चीज़ें होती हैं कई बार। बेस्ट यही रहता है कि हम उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, सेफ स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे वो खुल के पार्टिसिपेट कर सकें, जहाँ पे उनके मन में ये डाउट्स ना आए कि ये तो मैंने कभी किया नहीं है और ये मैं कैसे करूँगा। तो हमें ये जो सवाल जवाब हमारे अंदर चल रहा होता है उससे आगे निकलने की ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है और पार्टिसिपेट करना है हमें, क्योंकि हमारे सामने कुछ एक ऐसा प्रोसेस है, ना कि इसलिए कि इससे हम शायद आज पेंटिंग सीख लेंगे, शायद हम आज ड्रामा सीख लेंगे, वो उद्देश्य नहीं होता है, ये क्लास नहीं है। करेक्ट। सो ये एक बात हो गई। फिर आपने पूछा था कि किस तरीके से ये आर्ट फॉर्म्स, ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स कैसे मदद करते हैं। तो अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें तो स्टोरी टेलिंग जो है वो लोगों को कई बार मदद करती है उनकी खुद की जो लाइफ स्टोरी है उसको प्रोसेस करने में। और ख़ास तौर पे जिस सेटअप में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हुआ होता है लोगों के लाइफ्स में कि वो एक्नॉलेज नहीं किया गया होता है, उसको एड्रेस नहीं किया होता है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया गया होता है। तो शायद इस स्टोरी टेलिंग का जो एक स्टाइल या एक टेक्निक जो यूज़ करी जा रही होगी उस सेशन में, उसके माध्यम से शायद वो और खुलेंगे और अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सेल्फ ब्लेमिंग में भी चले जाते हैं, कई बार वो गिल्ट में चले जाते हैं और खुद को ही दोषी मानते हैं। सो यहाँ पे दोषी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जो कुछ हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। तो स्टोरी टेलिंग इसमें भी मदद करता है। दूसरा, स्टोरी टेलिंग हमें मदद कर सकता है कई बार अलग अलग नज़रिए जानने और समझने में। हम लोग शायद एक ही दिशा में सोचते हैं, पर अगर इस आर्ट फॉर्म के थ्रू हमें और भी अलग नज़रिए पता चल रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं कभी, तो व्हाई नॉट, वो एक हो गया। फिर स्टोरी टेलिंग कई बार हमें हमारा हीरो दे जाती है। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति या रोल मॉडल जिसकी ओर हम देखना चाहेंगे और जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करेगा हमारी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी एक भाग हो गया। तो अगर विजुअल आर्ट्स की बात करें तो हमारे अंदर जो पेंट अप इमोशंस हैं जो हमने बंद करके रखे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको व्यक्त करना, उनको मन से बाहर निकालना, उनको एक्सप्रेस करना, वो भी हमें मौका विजुअल आर्ट्स के माध्यम से मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब वो क्रिएटिव राइटिंग हो गया या फिर फॉर दैट मैटर ड्रामा जिसमें कुछ डायलॉग है या रोल प्ले है, वो हो गया। तो उनके लिए विजुअल आर्ट्स आसान जा सकता है, क्योंकि मुझे कुछ बोलना नहीं है किसी को, रंगों के माध्यम से मैं सब कुछ व्यक्त कर दूंगा। तो वो एक लेट आउट मिलता है उनको। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक की एक जो ख़ास खूबी है वो ये है कि वो हमें स्ट्रेस फ्री महसूस कराती है, कई बार हमारे इमोशंस को समझने और रेगुलेट करने में मदद करती है। सो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सो बेसिकली जो लोग जिनके साथ हम लोग काम करते हैं डी एडिक्शन सेंटर में, उनके जो कुछ अंडरलाइन कंसर्न्स होते हैं ना, उनको एक्नॉलेज करने में ये थेरेपी मदद करती है। मतलब एक ऐसा ट्रॉमा जिसको आज तक जो आज भी उनके अंदर है और जिसको आज तक एड्रेस नहीं करा गया, जिसके बारे में बात नहीं है, या सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनके अंदर, तो वो कैसे बाहर आएंगे। कई बार बोल के नहीं आ पाते क्योंकि हमें शब्द नहीं मिलते हैं। सो आर्ट्स बेस्ड थेरेपी में एक ख़ास बात ये भी है कि वो हमारी क्रिएटिव वोकैबुलरी को भी बिल्ड करने में मदद करती है कि जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है या हो रहा है या जो हमें महसूस हो रहा है, हम उसे बेहतर ढंग से कैसे व्यक्त करें, क्योंकि हमें कहना तो आता नहीं है या समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहें। तो
उनको कौन से शब्द देने हैं, किन शब्दों में उनको व्यक्त करना है, वो मीडियम, वो एक तरीका हमको आर्ट्स बेस्ड थेरेपी में एक्सप्लोर करने मिलता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि खुद को समझने में और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ये थेरेपी यूज़फुल हो सकती है। ओके, ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद को समझना, खुद को एक्सप्रेस करना। आर्ट्स बेस्ड थेरेपी जो मेजरली सपोर्ट करती है वो एक इमोशनल डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती है। उनका एक्सप्रेशन और बेहतर हो सके उसमें वो मदद करती है। वो और ओपन अप हो सकें, फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें, उसमें मदद करती है। लोगों का सेल्फ एस्टीम वापस से उनके अंदर आ सके, उसके लिए मदद करती है। सो ऐसे और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो आर्ट्स बेस्ड थेरेपी के माध्यम से किसी को मिल सकते हैं। मैम, अभी आप डी एडिक्शन सेंटर में काम कर रही है, तो यहाँ पे उसका कैसे आप इस्तेमाल करते हो? कौन सा आर्ट फॉर्म उनको ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है, या कुछ डिज़ाइंड अभी एक्टिविटीज़ है क्या कि जो आप सिर्फ डी एडिक्शन में यूज़ करते हो, ऐसा कुछ है क्या? जो भी सेशंस हम लोग डिज़ाइन करते हैं उनके लिए सबसे पहले उनका नीड और रिक्वायरमेंट समझना ज़रूरी होता है हमें, कि क्लाइंट का मूड कैसा है उनका, या फिर उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उनका थोड़ा बैक स्टोरी जानना ज़रूरी होता है। तो वो काउंसलर्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन किस तरीके के कॉन्फ्लिक्टेड बैकग्राउंड से आया है और उनको कैसी मदद चाहिए होती है। लेकिन जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एक इंडिविजुअल को फोकस करते हुए सेशन नहीं प्लान्ड होता है, पूरे ग्रुप का नीड और रिक्वायरमेंट उसमें समझा जाता है। लेकिन ये इंडिविजुअल जानकारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी माध्यम हम यूज़ करें उससे किसी भी तरीके से वो ऑफेंड ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति रंग हाथ में नहीं उठाना चाहेगा क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरी होगी रंगों को लेकर के, जिसका इस्तेमाल करके वो नहीं व्यक्त करना चाहता है। तो हम फोर्स नहीं करते हैं उसके लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें सेशन प्लान करना पड़ता है। लेकिन उन्हें अनुभव हम सभी आर्ट फॉर्म्स का देते हैं जो भी कुछ एबीटी में हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिलक्टेंस नज़र आता है, लेकिन हम उनको एनकरेज करते हैं कि एक बार करके देखो क्या जाता है एक बार ये करके देखने में। तो वो एक भाग भी है। और एक खास बात ऐसी है कि एबीटी में या मैं बोलूँगी किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस में फॉर दैट मैटर, अगर कोई व्यक्ति इंगेज होता है तो उसको एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म से हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म की ओर जाने का मौका मिलता है, या फिर उसको रिप्लेस करने का मौका मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल कि कोई सिचुएशन आई आपके सामने और आप बहुत इम्पल्सिव होकर के उस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, और एक्शन लेवल पे शायद ऐसा हो रहा है कि आप अग्रेसिव हो गए हैं और अग्रेसिवली आप रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में। लेकिन शायद आप एबीटी अगर प्रैक्टिस में लेकर के आए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक नज़रिया देने में मदद करेगी। अगर वापस से आपके सामने वो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आती है तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करने की बजाय रुकेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या पहलू हो सकते हैं इसके, जिसके कारण ये सिचुएशन मेरे सामने आई है और मैं इसके साथ कैसे डील कर सकता हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एबीटी में हमें एक्सपीरियंस करने मिलती है, वो है हियर एंड नाउ। तो जब भी आप किसी क्रिएटिव प्रोसेस में, चाहे वो थेरेप्यूटिक हो या नॉन थेरेप्यूटिक हो, लेकिन क्रिएटिव एंगेजमेंट है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो उसमें आप हियर एंड नाउ में रहते हैं। कैसे रहते हैं हियर एंड नाउ में? मतलब आप क्रिएटिव प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप पूरी तरीके से उस क्षण, उस समय वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होने के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट होते हैं। और जब भी आप पूरी तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो लर्निंग हो सकता है, वो मोटिवेटिंग हो सकता है, वो मीनिंगफुल हो सकता है वो हेल्पफुल भी हो सकता है। तो वो अनुभव आपको तभी मिलेगा जब आप
हियर एंड नाउ में होंगे उस प्रोसेस में। एक भाग वो हो गया। दूसरा भाग ये कि आपको बाद में उस प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम जो आपके सामने है उससे बाहर रह करके उसकी ओर देखने में आसानी होती है। और जब भी आप उससे बाहर रह करके उसको देखने की कोशिश करते हैं तो आप शायद बेटर सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं उसके बारे में, या और भी नज़रिए आपके सामने आते हैं जो आपको उसके अंदर रहते हुए नहीं समझ में आ रहे थे। बाहर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। तो वो एक ख़ास बात है। और जब भी आप हियर एंड नाउ में होते हैं तो उसका एक फ़ायदा और भी है ऐसा कि आप जब पूरी तरीके से वहाँ प्रेजेंट हैं तो आपके जो भी जितने भी डिस्टर्बिंग थॉट्स थे या जो भी डिस्टर्बिंग बातें थी वो आपके दिमाग में उस दौरान नहीं आती हैं। जब वो नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप शांत महसूस कर रहे होते हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। सेशन ख़त्म होने के बाद आप फ्रेश होते हैं और आप वापस जब उस सिचुएशन में जाते हैं या उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप फ्रेश दिमाग के साथ, एक फ्रेश नज़रिए के साथ आप उसकी ओर देखना शुरू करते हैं। तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ रिजॉल्व हो जाता है या होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो मैम, अभी हमने जैसे बोला कि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इसी फील्ड में हैं आप, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे ऐसे पर्टिकुलर, अगर आपने किसी क्लाइंट को वो मोटिवेट हो गया या फिर उसने वो कंटिन्यू किया एक्टिविटी करना, या फिर उसने कुछ शेयर किया है आपसे, ऐसे कुछ चीज़ें आप शेयर करेंगे प्लीज़? सो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस रहे हैं। उसमें से एक आध आपको बताती हूँ कि एक आध बार डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि म्यूज़िक सेशंस में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति या ड्रम सर्कल में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति वो इतना इनकरेज हो गया कि उसने अपनी हॉबी जो लॉन्ग लॉस्ट हॉबी थी उसकी म्यूज़िक को लेकर के, वापस उसने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया। मतलब एक्टिव एडिक्शन के टाइम पे लोग अपने इंटरेस्ट एरियाज़ और हॉबीज़ भूल जाते हैं क्योंकि तब उनका फोकस शिफ्ट हो चुका होता है। तो वापस म्यूज़िक की ओर जाना जो कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता था, बहुत अच्छा महसूस कराता था और एक स्किल था उनके अंदर, उसको वापस से प्रैक्टिस करना। तो ऐसे एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाद में शेयर किया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव जो मुझे एक क्लाइंट के थ्रू पता चला था कि वो दिल्ली में थे और किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए थे। तो वहाँ पे जो भी लोग आए हुए थे उन सबको एक प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा था, यानी कि जो कुछ उन्होंने आर्ट डिस्प्ले देखा था वहाँ पे उसके बारे में उन्हें लिखना था। तो उस व्यक्ति ने बताया हमें कि बाकी के जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि अरे क्या लिखना है, कैसे करना है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, अब इसको लिख के कैसे एक्सप्रेस करें। तो ऐसे बातों में वो अटक गए थे और इन्होंने मन में सोचा कि ये सब तो मैं कर चुका हूँ, मैंने एबीटी में ये सब बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, तो मैं लिखूँगा। एंड वो एक्सपीरियंस अपने आप में जब भी हमें पता चला तो वो बहुत ही अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। तो ज़रूरी नहीं है कि एबीटी हमें सिर्फ हीलिंग ही दे, सिर्फ वही एक पर्सपेक्टिव नहीं उसके प्रति, वो हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस भी वापस लेके आती है और सोचने समझने की क्षमता को वापस एक बार एक्टिवेट कर देती है, तो वो अपने आप में मेरे लिए एक अचीवमेंट है। एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि एक क्लाइंट ने ऐसा शेयर किया था जो हमारे यहाँ एक्सटेंडेड केयर में रहता आया है। तो उन्होंने एबीटी सेशंस तो साल भर अटेंड किए हैं, तो उनके लिए बहुत सारे रिपीटिशंस भी हुए थे, ठीक है, पर शुरू में शायद वो डिस्ट्रैक्टेड रहे होंगे, पर लेटर ऑन उन्होंने एक एक्सपीरियंस ऐसा शेयर किया कि मैम आज के सेशन में मैं पूरी तरीके से हियर एंड नाउ में था। शायद मैंने ये अनुभव पहले कभी अपने तक आने ही नहीं दिया है, और हियर एंड नाउ में जब मैं था तो मैं बहुत शांत था, पूरी तरीके से इस प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया, और इससे बाहर हटने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद इसको देखने का
और बेहतर नज़रिया हो सकता है, और ये मुझ में पहले क्यों नहीं आया, ये मुझे अब जा कर के पता चला। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आए हैं। बहुत अच्छा आहे. थँक्यू सो मच मॅम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेअर की आहे. हा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.